नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव फर्स्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं उसने अपनी राजनीति की शुरुआत 21 साल की उम्र में की थी। तब श्री गंगानगर के तेज तर्रार और खांटी नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे थे। अपनी वाकपटुता के चलते ये शख्स उनका खास हो गया। 1998 के चुनाव में भी उनके साथ साए की तरह नजर आया, लेकिन बाद में वक्त बदला और विचार भी बदले। सरपंच का चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गया। कुदड़ी के इस लाल ने हिम्मत नहीं हारी थी। गांव ढाणी के अति पिछड़े वर्ग से निकलकर आज ये राजस्थान सरकार के केस कला बोर्ड के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। जी हां, आज हमारे साथ हैं राजस्थान केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद राघव साहब, आपका और आपके फर्स्ट इंडिया चैनल का, कि आपने इतने बड़े प्लेटफार्म पर एक गांव के छोटे से कार्यकर्ता को, अन्य से कार्यकर्ता को और एक अति पिछड़े वर्ग के नौजवान को यहां पर अपनी बात रखने का जो अवसर प्रदान किया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महेंद्र जी, आप 17 साल की उम्र से ही सपना देखने लगे थे कि राजनीति में कुछ करेंगे। उस वक्त प्रोफेसर केदार चुनाव लड़ रहे थे श्रीगंगानगर से, और आप कहीं ना कहीं दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ गए थे। लेकिन ये वक्त होता है जब जो पढ़ने वाला बच्चा है, और खास तौर पर तब जब उसके पिता सरकारी कर्मचारी हों, तो कोई अफसर बनने का ख्वाब बुनता है या कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए। आप कैसे राजनीति की राह पर चल पड़े? बिल्कुल सही कहा राघव साहब आपने। मेरा जन्म स्थान बीकानेर है, लेकिन मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में थी। तो मेरी शिक्षा और दीक्षा और मेरी राजनीतिक तालीम है वो श्री गंगानगर जिले में हुई है। तो मैं वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था और एक ऐसा अवसर आया कि वहाँ के क्रांतिकारी नेता, वहाँ के खांटी नेता जिनका आपने नाम लिया, स्वर्गीय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में पधारे। तो मैंने उनके विचार सुने तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने भी उस दिन प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भी राजनीति के डाल के नीचे बैठ कर के और दलित की, पिछड़े की और शोषित की, वंचित की सेवा करूं। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया और मैंने राजनीति का रास्ता अपना लिया। तो पहला चुनाव सरपंच का, और उस चुनाव में भी हार, तो हिम्मत टूट नहीं गई थी क्या? देखिए, राजनीति में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और 28 साल की उम्र में मैंने बीकानेर जिले की नोखा विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत जांगलू, मेरा पैतृक गांव, वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े नेता थे और मैं अति पिछड़े वर्ग में एक छोटी जाति का कार्यकर्ता था। तो मैं चुनाव बेशक हार गया, लेकिन मैंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा और मुझे भरोसा था कि एक दिन मैं इस गांव की ग्राम पंचायत का सरपंच बनूंगा और इस इलाके की सेवा करूंगा। तो फिर क्या आप चुनाव खुद जीत पाए या कोई परिजन जीता? राघव साहब, 2005 तक मैंने संघर्ष किया, मेरा संघर्ष जारी रहा। और 2005 का जैसे इलेक्शन आया तो ग्राम पंचायत की जो सीट थी वो रिजर्व हो चुकी थी, महिला के आरक्षित। तो मेरे यार मित्रों ने कहा कि आप अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वा दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं मेरी माँ को चुनाव लड़ाऊंगा। जिस माँ ने मेरे को जिस कोख से जन्म दिया, मैं उस माँ का नेतृत्व स्वीकार करूंगा। मैंने मेरी माँ के नाम से नॉमिनेशन फाइल किया। पत्नी की बजाय माँ को चुना? माँ को, और माता जी को चुनाव लड़वाया और गांव की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। और मुझे जो मत पोलिंग हुआ उसका 52% मत हमें मिला और 48% में सामने वाले कैंडिडेट थे। तो एक तरफी हमारी जीत हुई और हमने लगातार 3 बार फतेह किया उस ग्राम पंचायत पे। आप ओबीसी की उन जातियों में आते हैं जिनकी संख्या कम है, खास तौर पर गाँव में अलग अलग बड़ी स्कैटर्ड सी वो जाति है, लेकिन आप कांग्रेस देहात के जिलाध्यक्ष बन जाते हैं और उस वक्त बहुत सारे लोग चौंकते हैं कि आखिर ये कैसे हो पाया। तो वो कैसे आप कर पाए थे? क्या मैकेनिज्म था? किस तरह से आप सुरेंद्र राठौड़ के बाद यहाँ पर एक दिग्गज नेता को आप साथ चुके थे और आप देहात जिलाध्यक्ष के बन गए, और बीकानेर जैसे जिले में? बीकानेर जिले की जो धरती है वो बड़ी उपजाऊ धरती है राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से, और बीकानेर की जनता जाति कम देखती है और नेता पहले देखती है। तो मुझे अच्छा लगा, हालांकि मेरी शिक्षा और दीक्षा श्री गंगानगर में हुई है, लेकिन मेरे बीकानेर का चयन किया मैंने। बीकानेर जिले में राजनीति शुरू करेंगे। 2008 के अंदर हमारी नोखा विधानसभा जनरल हो गई
और 2008 में जो असेंबली के इलेक्शन थे वो हुए तो मैंने कांग्रेस का झंडा उठाया। और 2009 में आज जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत, वो आए लोकसभा चुनाव में, उनका मैंने मंच संचालन किया। तो मेरे मंच संचालन से गहलोत साहब और सभी नेता बड़े प्रभावित हुए और जाते जाते मुझे ओबीसी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना गए। और मैंने ओबीसी कांग्रेस के झंडे के नीचे मैंने पार्टी की आवाज़ भी उठाई और वो जो छोटी छोटी जातियां हैं ओबीसी के अंदर, उन जातियों की लड़ाई लड़ी, हक और हकूक़ की बात उठाई। और 2016 के अंदर इसी कांग्रेस पार्टी ने मुझे देहात कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके और मुझे फिर जिम्मेवारी सौंपी और मैंने 7 वर्ष तक लगातार बड़े अच्छे रचनात्मक तरीके से कांग्रेस पार्टी की सेवा की और पार्टी को मां समझ करके मैंने पार्टी की दरी बिछाई। और उसकी बदौलत आज मैं राजस्थान की सरकार में और राजस्थान की राजनीति के जादूगर माने जाने वाले हमारे जननायक, हमारे मसीहा श्रीमान अशोक गहलोत जी के दरबार में राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं और केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूं। केस कला बोर्ड पर हम आएंगे, लेकिन देहात जिला अध्यक्ष के तौर पर जो आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे, उस वक्त बहुत सारे विवाद थे, कुछ चर्चाएं भी हुई, कुछ तस्वीरें भी ऐसी आईं, उसके बावजूद आप लगातार उस पद पर बने रहे। कुछ बड़े नेता नाराज थे, चुनाव में भी परिणाम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीकानेर में सब कुछ अनुकूल हुआ हो। तो वो जो अनुभव रहा, उस अनुभव ने क्या सिखाया आपको? देखिए राघव साहब, हर आदमी माँ के पेट से जब जन्म लेता है तो दुनिया ही सिखाती है। मैं तो एक गांव का आदमी था और सरपंच स्तर की राजनीति की इच्छा थी, लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा हुआ था और मेरी शक्ति और भक्ति पर मुझे पूरा भरोसा था, मेरी पार्टी पर, मेरे नेताओं पर बड़ा भरोसा था। और उन्होंने मुझे जब 11 फरवरी 2016 को जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा कर जो भरोसा किया, तो मैंने पार्टी को मेरी मां समझ करके पार्टी की सेवा की। और आप सही फरमा रहे हो कि पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा समुद्र है, खींचातान भी होती है, मनभेद भी होते हैं, लेकिन मैंने मेरी पार्टी के प्रति, मेरे नेताओं के प्रति समर्पित भावना से काम किया और सब नेताओं के सहयोग से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। पर कहते हैं उस वक्त कुछ नेता तो मतलब जयपुर दिल्ली तक चक्कर लगा रहे थे, आपसे खुश नहीं थे, चाहते थे कि बीच में कुछ बदलाव हो, तो वो भी एक दौर आया। बिल्कुल, मैं तो यहीं था, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं तो बीकानेर छोड़ के कहीं गया ही नहीं, मैं तो मेरे काम में व्यस्त था, मैं तो मेरी पार्टी की सेवा में मस्त था। अच्छा, ये कलाकारी कहिएगा, ये कहाँ से लाते हैं आप? वो गोविंद मेघवाल जब आप देहात जिला अध्यक्ष थे तो आप उनको देखे नहीं सुहाते थे। अब आजकल हम देखते हैं कि आप गोविंद मेघवाल के साथ मंच पर भी नजर आते हैं और इधर दूसरे जो किसान नेता हैं रामेश्वर डूडी, उनके साथ भी ठीक ठाक है। देखिए, राजनीति वर्तमान पे चलती है, भूत भविष्य पे नहीं चलती। और गोविंद मेघवाल जी हमारे राजस्थान सरकार में आज कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं और रामेश्वर जी डूडी हमारे राजस्थान के सीएलपी लीडर रहे हुए हैं और मेरे नोखा क्षेत्र से आते हैं और आज भी वो राजस्थान की सरकार में बोर्ड के चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो मेरे सब लोगों के साथ संबंध है और मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोगों से अनुभव प्राप्त करें और सब लोगों के साथ रह करके पार्टी को भी मजबूत करें, जनता की सेवा करें। और अगर कहीं कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी तो वो सब मेरे बड़े भाई के समान हैं, मैं उनसे सबसे छोटा हूं, तो छोटी मोटी बात हो गई है तो वो भी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और मैं भी नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ो की नीति से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं भूलो और माफ़ करो, आगे बढ़ो की नीति से हम प्रदेश की सरकार में काम कर रहे हैं, प्रदेश में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष पहले बने, उसके बाद जो है सफर और शुरू हुआ, देहात अध्यक्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। देश में अब ओबीसी पर बहुत चर्चा हो रही है, आप जानते हैं इस बात को। तो क्या वाकई कांग्रेस में ओबीसी को लेकर किस तरह की विचारधारा है, किस तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ एक कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा जब खट्टर पर बोले तो उसका बात का बतंगड़ बना, भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो महेंद्र गहलोत क्या सोचता है कि कांग्रेस में ओबीसी को लेकर किस तरह से बात होती है, क्या सोच है? राघव साहब, अगर देश में और प्रदेश में अगर ओबीसी की हितैषी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी ना पहले थी, ना अब है और ना आगे रहेगी। और मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं भी ओबीसी की अति पिछड़े वर्ग की छोटी जाति का आदमी हूं। मैं बीकानेर की राजनीति में ओबीसी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने मुझे बनाया और बीकानेर देहात कांग्रेस का जिला अध्यक्ष
जिस कुर्सी पे किसी जमाने में चौधरी भौमराज आर्य बैठा करते थे, किसी जमाने में श्रीमती कांता खतूरिया बैठा करती थी, उस कुर्सी पर एक छोटी जाति के, ओबीसी की छोटी जाति के नाई के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया और आज तक 7.5 सालों से पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। ये जो बोर्ड बने हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई हैं, तो ये केवल गाड़ी घोड़ों के लिए, कार्यालय के लिए है, या वाकई आप लोग कुछ जनता के लिए, अपने समाज के लिए, जिसका आपको अध्यक्ष बनाया है, जिस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, या केवल पोस्टमैन की भूमिका में ही है? देखिए राघव साहब, आज से 16 महीने पहले केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और 15 महीने पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया और गाड़ी घोड़े हमें मिल गए। इन 15 महीनों में हम लोग बैठे नहीं हैं। हम लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि आप जाओ, जनता के बीच में जाओ, अपने समाज के बीच में जाओ और उनके सुझाव लेकर के और अपने बोर्ड के माध्यम से, अपनी कैबिनेट से एग्जामिनेशन करवा के और राजस्थान की सरकार को भेजो। तो मैंने 18 जिलों में, 7 संभागों में और करीबन 80 विधानसभाओं में जाकर के और समाज के लोगों से, उन हुनरमंद कारीगरों से, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन लोगों से, अंतिम छोर पर खड़े रहने वाले नौजवान से सुझाव लेकर के और सरकार को भेजे हैं और सरकार ने उस पर इम्प्लीमेंट भी किया है। और आज आपको मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, बड़े विश्वास के साथ, कि आज आप देखिए बीकानेर संभाग मुख्यालय पर, बीकानेर जिला मुख्यालय पर सैन समाज को केश कला बोर्ड की आवाज़ के अनुरूप केश कला बोर्ड ने अपने प्रोसीडिंग में जो भी प्रस्ताव भेजा, उनकी मांग के अनुसार बीकानेर में एक बहुत बड़ा हमारी सरकार ने काम किया है। सैन समाज को देश की आज़ादी के बाद पहली बार छात्रावास की भूमि आवंटन की है और बीकानेर ही नहीं, कोटा में 2 हॉस्टलों की, 2 छात्रावासों की, सैन समाज को 2 छात्रावास की जमीन अलॉट कर चुकी है हमारी सरकार। सिरोही के अंदर आज से 3 महीने पहले मैं खुद नींव रख के आया था, सिरोही में भी सैन समाज को छात्रावास की भूमि हमारी सरकार ने अलॉट की है और राजसमंद जिले में नाथद्वारा में भी सरकार ने छात्रावास की भूमि सैन समाज को दी है। तो राजस्थान के अंदर 4 जिलों में तो सैन समाज को छात्रावास की भूमि मिल चुकी है और बाकी 2-3 जिलों की अंडर प्रोसेस फाइलें चल रही है। और बाकी मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो समाज के लोगों से कहता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए संस्था का और मुख्यमंत्री जी को लिख के दीजिए। और मैंने आज से साल भर पहले मुख्यमंत्री जी से जब निवेदन किया कि राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सैन समाज है, वो राजनीति के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है और शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए छात्रावास की अति आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश कर दिए तमाम जिला कलेक्टरों को। कितने जिलों में ये सब हो पा रहा है? 4 जिलों में तो जमीन अलॉट हो गई, 4 जिलों में तो जमीन अलॉट हो गई, जमीन के कब्जे मिल गए, पोजीशन मिल गए, रजिस्ट्रियां हो गई, पट्टे मिल गए और बाकी भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर की फाइल अंडर प्रोसेस है और गंगानगर और हनुमानगढ़ और सीकर और चूरू, इनकी फाइलों के प्रस्ताव जिला कलेक्टरों के माध्यम से अब पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो संभवतः कांग्रेस ने उतना नहीं दिया जितना भाजपा ने दिया, ये आपके समाज के लोग गाहे बगाए चर्चा करते हैं, तो क्या समाज इस बात से संतुष्ट है कि कांग्रेस मौका दे रही है? मैं आपको बताऊं, राज्यसभा के अंदर भंवरलाल जी पंवार को 2 बार हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया और उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। राजीव गांधी जी के साथ में काम किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ काम किया, चंद्रशेखर के साथ काम किया और पीवी नरसिम्हा राव साहब के साथ काम किया। और उसके बाद में अब हमारी सरकार जैसे ही 2018 में बनी तो हमने जैसे ही प्रस्ताव रखा तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार तुरंत मुख्यमंत्री जी ने केश कला बोर्ड का गठन करके कांग्रेस के शासनकाल में और मेरे जैसे नौजवान को केश कला बोर्ड के अध्यक्ष बना करके और जिम्मेवारी सौंपी है। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, समाज को जगा रहा हूँ, समाज को राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं से अवगत करवा रहा हूँ और समाज के जितने भी सुझाव है वो सरकार की योजनाओं पर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद भी जारी रहेगी चर्चा केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे केश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत से। सरकार की योजनाओं पर आप कुछ बता रहे थे और समझाना चाह रहे थे कि सरकार बेहतर कर रही है, लेकिन भाजपा लगातार आपकी सरकार को निशाने पर ले रही है। महंगाई राहत की बात हो या कोई दूसरे मुद्दे हों, वो कह रही है कि
दिखावा ज्यादा है, धरातल पर कम है? नहीं नहीं, मैं गांव में जाता हूं, कैंपों में भी जाता हूं। हजारों की संख्या में उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो आम जन के लिए पहली बार बनी है। और हमारी सरकार की जो योजना है, ऐसी योजनाएं राघव साहब देश में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं है। तो सरकार की योजना से आम आदमी खुश है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो गांव में तो कहीं दिख ही नहीं रही है। और जब 2023 का चुनाव आएगा तो आप देखना, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अच्छा बहुमत हासिल करेगी। अभी तक ये हो नहीं पाया, मिथक जो है क्या टूट पाएगा, ऐसा क्यों लगता है? अब की बारी परिवर्तन होगा। जनता ने सोच लिया है। ओपीएस जैसी पेंशन, कर्मचारी अधिकारी जिनको बुढ़ापे के अंदर एक जवान बेटा देने का काम किया है, तो अब की बारी निश्चित रूप से एक इतिहास नया बनेगा और आने वाले समय में याद रखा जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, योजनाओं पर हम और बात करेंगे। जब आप केस कला बोर्ड की बात करते हैं और आप जब समाज की बात करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है बड़ा असंगठित सा क्षेत्र है, तो क्या इस क्षेत्र में जो दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं उनको लेकर कोई मन में बात आती है क्या? किस तरह से इस क्षेत्र में और इस तरह की चीज़ें हों ताकि ये संगठित क्षेत्र के तौर पर मजबूती से आगे बढ़े, ऐसा कुछ भी विचार आता है? या कहीं ना कहीं हर जो बोर्ड बन रहा है वो पर्टिकुलर जाति के साथ चस्पा होता चला जाता है? नहीं नहीं, जाति बोर्ड तो उन जो छोटी जातियां हैं जो राजनीति के अंदर जुड़ी हुई नहीं हैं, तो सरकार की मंशा रहती है कि उनमें हमारे जैसे नौजवान को जिम्मेवारी देकर के और उन जातियों में भेजे, उन समाजों में भेजे, ताकि राजनीति की बात भी करे और जागृति की बात भी करे और उन समाज को जगाए और सरकारों की योजनाओं से अवगत करवाएं माहौल से। आप वाकपटु हैं, ये बात सही है कि जाति राजनीति से जाति नहीं है, लेकिन क्या ये जो बोर्ड हैं इनका मकसद केवल वोट लेना ही होता है क्या, या वास्तव में कुछ चीजें बदलती हैं क्या ग्राउंड पर? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार किसी एक जाति के लिए काम नहीं करती। सरकार के लिए 36 कौम एक बराबर है, लेकिन जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो समय के साथ चल नहीं पा रहा है, तो सरकार की मंशा रहती है कि उसको ऊपर उठाएं। ऊपर राम और नीचे राज, इस धरती पर राज वो राम के बराबर है। तो सरकार की मंशा रहती है कि कोई भी कमजोर तबका है तो उसको बराबर लाएं, उसको बराबर अधिकार दें और उसको मजबूत करें। ओबीसी में जो जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो उसमें भी अलग अलग आपने देखेंगे बहुत सारे राज्यों से डिमांड आ रही है। तो क्या आपकी जो जाति है ओबीसी में जिस तरह का प्रतिनिधित्व आपकी जाति को मिल रहा है इस सरकार से, उससे संतुष्ट हैं? कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया राघव साहब। भाई हमारे समाज के नौजवानों में इतना जोश है कि लोग बाग, मैं गांव में जाता हूं तो लोग इस बात से संतुष्ट है पूरे कि राजस्थान की सरकार में राज्य मंत्री की कुर्सी पे महेंद्र गहलोत बैठा है। आज भी राजस्थान के एक जिले का कलेक्टर पुखराज सैन हमारे समाज से हैं, वो जिला कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हैं। आज भी राजस्थान के जालोर जिले में पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर हमारे समाज की बेटी मोनिका सैन बैठी है। तो समाज की पूरी मतलब सरकार के अंदर पूरा हस्तक्षेप है और सरकार ने समाज को पूरा प्रतिनिधित्व दे रखा है ब्यूरोक्रेसी में, शासन में, प्रशासन में। तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। एक बेटी है, एक कलेक्टर है, इन सब चीजों से उस तमाम जो वर्ग है उसका कैसे उद्धार होता है? ये कैसे, मतलब मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, जो जिस कुर्सी पे बैठता है, जो जिम्मेवारी के साथ बैठता है, तो वो एक जाति का बन के नहीं रहता, वो 36 कौम की सेवा करता है। लेकिन समाज को भी उम्मीद रहती है कि हमारे समाज का भी कोई राज में है कि नहीं है। मैं जैसे राजनीति करता हूँ, मेरे गांव से मैंने राजनीति शुरू की, तो मेरे गांव में तो हमारा एक ही घर है, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे सरपंच बनाया, मेरे माताजी को सरपंच बनाया और उसके बाद लगातार हम जीतते रहे। लेकिन मेरे समाज के दूसरे गांव में भी जो घर हैं उनको भी उम्मीद थी कि हमारा महेंद्र गहलोत आगे बढ़े। आज मैं राजस्थान की सरकार में, राजस्थान के राज्य में केस कला बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हूँ। मैं बेशक बीकानेर में जाया जन्मा हूँ, लेकिन झालावाड़ का जो सैन समाज का आदमी है वो भी खुश है, वो भी उम्मीद पाले हुए बैठा है कि हमारे समाज का है, कहीं न कहीं हमारे काम आएगा। आप केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बता रहे हैं कि 80 विधानसभा क्षेत्र में आप गए हैं, तो इस दौरे में, इस विजिट में क्या निकल कर आता है? किस तरह की स्थितियां हैं? कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि ये अगर आप नहीं जाते तो आप सामने नहीं आ पाता? कोई ऐसा काम जो इस विजिट के दौरान आप कर पाए या समझ पाए?
पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के इतर? मैंने 80 विधानसभा में जहाँ पे दौरे किए, वहाँ पर मैंने नंबर्स टोटली मैंने देखा और मैंने पाया कि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में 150 विधानसभाएं ऐसी है जहाँ पे छोटी छोटी जातियों का वोट बैंक काफ़ी है, 50,000 60,000 के करीबन वोट बैंक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन छोटी छोटी जातियों में जाकर के और उनको हकीकत से अवगत करवाएं, और हकीकत से अवगत करवाएंगे तो वो जो समाज है, वो जो जातियां हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर से हमारी सरकार के साथ जुड़ेगी, हमारी संगठन की तरफ जुड़ेगी, जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारी सरकार मजबूत होगी। महंगाई राहत कैंप किस तरह से आप जब जा रहे हैं 80 विधानसभा क्षेत्र में, कुछ तो ऐसा समय भी आया होगा जब इन महंगाई राहत कैंपों के दौरान आप उन विधानसभा क्षेत्रों में गए होंगे। महंगाई राहत कैंप में मुझे राजस्थान के सरकार ने, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने मुझे सीकर जिले का प्रभारी नियुक्त कर रखा है। तो सीकर जिला आज राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन के मामले में और बेनिफिट्स के मामले में 1 नंबर पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा गारंटी कार्ड वितरण हमारे सीकर जिले में हुए हैं। और लोगों को पहले पता नहीं था कि राजस्थान सरकार की कौन सी योजना है और केंद्र सरकार की कौन सी योजना है। हम सब लोग जनता के बीच में जाते हैं, कैंप लगते हैं, सभी विभाग के समस्त अधिकारियों को गांव की चौपाल में बिठाते हैं और लोगों को हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको समझा करके और सभी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको गारंटी कार्ड देते हैं। तो वो सब लोग मानते हैं कि हमारी असली अगर सरकार है, हमारी ध्यान रखने वाली सरकार है, हमारे अगर असली जन सेवक हैं तो अशोक गहलोत जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। इसलिए तो खैर जनता जब वोट करेगी तब शायद अपन आकलन कर पाएंगे कि कैसा आ रहा है। लेकिन महेंद्र गहलोत अब यहाँ से कहाँ, आगे का सफर क्या मन में है? विधायक बनने का तो चाहत होती है, क्योंकि जो भी राजनीति में आते हैं मुझे लगता है एक सपना तो होता ही है। आप भी कोई ऐसा सपना देख रहे हैं? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ राघव साहब, और मैंने दरी बिछा करके राजनीति शुरू की है। और आज मैं जिस मुकाम पे आया हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं संगठन की बदौलत ही आया हूँ। संगठन की बदौलत हमें ये पोर्टफोलियो मिला है, मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने हमें ये स्टेटस दिया है। तो विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहते आप? देखिए, राजनीति में हम कोई भजन करने के लिए तो आए नहीं हैं, लेकिन पार्टी कभी मौका देगी और हमारे नेता कभी आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से, चाहे विधानसभा में मौका मिले, चाहे लोकसभा में मौका मिले, चाहे राज्यसभा में मौका मिले, सेवा की भावना से काम करें। नहीं, पर महेंद्र गहलोत के बारे में एक परसेप्शन है कि धोती कुर्ता पहनने वाला, मूछ रखने वाला, ठेठ ग्रामीण अंदाज में राजनीति करने वाला, ये शख्स राजनीति की हवा को बड़े अच्छे से भांपता है। और खास बात ये रही कि आप जब सुरेंद्र राठौड़ के साथ थे तो भी उनके 3 4 5 लोगों में गिनती होती थी। जब आप रामेश्वर रूडी के साथ आए तो आप देहात अध्यक्ष बन गए, तो भी 4 5 लोगों में थे। आज आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैंप में हैं, तो मुख्यमंत्री आपको गुजरात में हमने देखा साथ ले गए। इसके अलावा हम देखते हैं जो दूसरा किचन कैबिनेट कहिए मुख्यमंत्री जी का, जो कैबिनेट के अलावा है, उन लोगों के भी आप बहुत प्यारे नजर आते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये राजनीति में हवा को भांप लेते हैं या कहीं मौका परस्ती तो नहीं है ये? नहीं, मैं जिस समाज से हूँ, जिस जाति से हूँ, जिस वर्ग से हूँ, हम लोग पुराने समय से आप इतिहास उठा के देखो, हम लोग राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पूर्वज भी राजा महाराजाओं के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम अपना स्थान बना लेते हैं। हम वफादार कौम से हैं, हम ईमानदार कौम से हैं। और रही बात मेरी व्यक्तिगत, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के आदेश की हमेशा पालना की है। मुख्यमंत्री जी मेरे पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे को मैं बड़ा ईमानदारी से। भरोसा जीतते कैसे हैं आप, यही हमारा सवाल है। करते हैं, अच्छी बात है, ये कला भी है, इसलिए तो मुझे केस कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। और हम बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से, और जिसके भी साथ रहते हैं या जिस घेरे में रहते हैं उनके साथ बड़ी वफादारी से काम करते हैं। अशोक गहलोत जी आज राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि है और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनसे कोई छानी नहीं है। वो आदमी को दूर से पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने जो भरोसा किया मेरे पर, तो मैंने भी बड़ी ईमानदारी से उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में काम किया। और आज भी वो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं और मैं उनके सानिध्य में काम कर रहा हूं। तो जो भरोसे से, ईमानदारी से काम करता है, राजनीति में कोई लिखापढ़ी नहीं होती, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। राजनीति में जो अच्छा काम करता है उसको ऊपर वाले लोग भी चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है, संगठन भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। इसलिए मेरे पास तो एक ईमानदारी और मेरा संघर्ष और मेरी व्यवहारिकता और मेरी मेहनत
ये इतने टिप्स है मेरे पास, बाकी तो ईश्वर की मेहरबानी। खट्टे मीठे अनुभव बहुत रहे, कुछ अपने नाराज हुए, कुछ दूसरे अपने हुए, तो ये क्या महेंद्र गहलोत, ये क्या था? इस पे एक मुझे शायर याद आ गया, किसी शायर की कल्पना है, एक शायरी याद आ गई कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, इसे षड्यंत्रों से मत खोलो, मेरे लहजे की छेनी से कुछ देवता जो गढ़े मैंने, मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो, वो अब कहते हैं मत बोलो। तो यानी यूं ही कोई बावफा बेवफा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोग साथ हैं हमारे, और मेरा किसी के साथ कोई मनमुटाव ना था, ना आज है और ना आगे रहेगा। सब मिलकर के काम कर रहे हैं। कोई सपना अभी यहाँ से केस कला बोर्ड को लेकर, इसके काम को लेकर, या खुद के लिए? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मैं अच्छा काम करूँ, मेरे समाज का भी उद्धार करूँ, समाज की बात भी सरकार तक पहुँचाऊँ और सरकार की योजनाओं को समाज तक पहुँचाऊँ। और हमारा तो अब एक ही मिशन है, मेरा स्वयं भी एक मिशन है और हमारी पार्टी का और हमारे नेताओं का एक मिशन है कि 2023 की इस कांग्रेस की सरकार को हम रिपीट करें। बहुत शुक्रिया। तो आज की शख्सियत में थे हमारे साथ केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।